तो आज की मेजर न्यूज कहती है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 2.5 मिलियन पीपल विल बी इन पॉवर्टी। यूएनडीपी की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, इसको डिस्कस करेंगे। देन ई वे लिंकिंग प्रोजेक्ट दिल्ली विद देहरादून अब लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड प्राइसिंग नॉर्म्स फॉर लोअर ग्रेड आयरन ओर रिवाइज, क्या कहती है ये न्यूज, उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 15 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स को आज फ्रॉम द हिंदू आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की पहली न्यूज कहती है कि वेस्ट एशिया वॉर थ्रेटन्स टू पुश 2.5 मिलियन इनटू पॉवर्टी। यूएनडीपी की तरफ से रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो यूएनडीपी ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, एक रिपोर्ट यहां पर पब्लिश की है, दैट इज मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंपैक्ट्स अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहा है अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स। एंड ये हायर फ्यूल फ्रेट के चार्जेस बढ़ गए हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं, शॉक जो है वो डिमिनिश कर रहा है हाउस होल्ड परचेजिंग पावर को, रेज कर रहा है फूड इनसिक्योरिटी को, स्ट्रेन कर रहा है पब्लिक बजट्स को एंड वीकन कर रहा है लाइवलीहुड्स को। तो ये मेजर आपको ये न्यूज कहती है। एंड प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो कि इशू की जाती है, इशू की गई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, तो ग्लोबली 8.8 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी के अंदर फॉल कर सकते हैं। वेस्ट एशिया मिलिट्री एस्केलेशन अगर होती है तो कॉस्ट इसका एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर $299 बिलियन तक जा सकता है। इंडिया के अंदर अभी अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो 4 लाख लोग के आसपास अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वो अब 2.5 मिलियन हो सकते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। एंड जो लोग अब पॉवर्टी के अंदर पुश किए जाएंगे इन द वर्ल्ड वो अब कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होगा। एंड अप्रोक्सीमेटली 1.9 मिलियन पीपल टू नियरली 8.8 मिलियन पीपल अक्रॉस द सिनारियोज अगर हम देखें साउथ एशियन रीजन के अंदर लार्जेस्ट शेयर को अकाउंट करेंगे, जिसमें 1.7 मिलियन टू ओवर 8 मिलियन जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि दोनों सब रीजन्स की पॉपुलेशन साइज एंड हायर एक्सपोजर टू इनकम एंड प्राइस शॉक्स। तो मेजरली ये न्यूज कहती है कि साउथ एशियन एशियन रीजन एंड पैसिफिक रीजन्स के अंदर इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। चाइना के अंदर इसका मॉडरेट इंक्रीज होने वाला है अगर हम पॉवर्टी की बात करें। एंड जो नंबर ऑफ पीपल एट रिस्क है पॉवर्टी के अंदर वो 1,15,000 से 6,20,000 तक है, जो कि एक स्मॉल प्रोपोर्शनल चेंज की बात बताता है, बट बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन बेस के ऊपर इंपैक्ट जरूर डालेगा। हाईलाइट एस्टिमेटेड पॉवर्टी के अकॉर्डिंगली जो मिलिट्री एस्केलेशन अगर होती है तो इंडिया की पॉवर्टी रेट जो है वो 24.2% तक बढ़ जाएगी, अब जो कि एग्जिस्टिंगली 23.9% है, जो कि अब अप्रोक्सीमेटली 25 लाख लोगों को पॉवर्टी के अंदर घसीटेगी। और एक एस्टिमेटेड आपको यही बताया जा रहा है, लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं टू लिव इन पॉवर्टी इन द कंट्री पोस्ट क्राइसिस अगर आप देखोगे तो वो नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड यूएनडीपी की सिमुलेशन एस्टिमेट इंपैक्ट कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एंड एचडीआई डिक्लाइन होगा एक बहुत बड़े अमाउंट से या एक नंबर से, जो कि अब रफली 1 to 1.5 ईयर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस को ये वेस्ट एशिया वॉर हैम्पर करने वाली है। इंडिया का एग्जाम्पल देते हुए कि अब लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.0 to 0.12 ईयर्स ऑफ एचडीआई प्रोग्रेस यहाँ पे में वेस्ट एशिया वॉर की वजह से इंडिया को लॉस देखना पड़ सकता है। तो ये रिपोर्ट नोट करती है कि रीजन का जो अब इंपोर्ट्स है, इंडिया जो है 90% ऑफ इट्स ऑयल नीड जो है वो इंपोर्ट से यहाँ पर केटर करती है। अब इसके अंदर ऑयल में कोई भी ऑयल हो सकता है, ठीक है, चाहे हम एडिबल ऑयल की बात करें इवन क्रूड ऑयल की बात करें, दोनों के लिए हम इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो सोर्सिंग मोर देन 40% ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स एंड 90% ऑफ एलपीजी इंपोर्ट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया जो हमारे आते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये वॉर एस्केलेट होती जाती है तो। देन डेपोटेशन पॉलिसी सीक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स। तो यहां पर बात हो रही है बॉर्डर स्टेट्स की एंड स्पेसिफिकली उन स्टेट्स की जो म्यांमार के साथ बॉर्डर करती हैं। तो यहां पर क्या है कि हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर्स भी कहीं कहीं एग्जिस्ट करते हैं, कहीं पे आप देखो कि ज्योग्राफिकली भी इट इज नॉट पॉसिबल कि आप फेंसिंग कर पाओ, है ना। तो अब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है इलीगल इमिग्रेंट्स की जो म्यांमार एंड इवन बांग्लादेश से भी इंडिया में आए हैं। तो उन्हीं सारी स्टेट्स के आसपास, बॉर्डर स्टेट्स के आसपास सरकार ने बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनानी है एंड 90 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको यानी कि एक टास्क फोर्स को ये चीज को डिसाइड करना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी यहाँ पर, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी टास्क फोर्स होगी। एंड 90 डेज का उनको टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको कोई भी लगता है व्यक्ति कि वो अब फॉरेनर हो सकता है, ठीक है, फॉरेनर हो सकता है एज इन कि किसी भी व्यक्ति पे जो कि कई सालों से अब अगर इंडिया में भी रह रहे हो बट उनकी लीनिएज के ऊपर कि वो असेंडेंट कहाँ के थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो, ठीक है, तो उसको विद इन 90 डेज आपको इन्फॉर्म करना है। एंड इफ दैट पर्सन इज फाउंड टू बी गिल्टी एंड वो इलीगल इमिग्रेंट निकला तो उनको बाहर वहां पर वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा उनकी कंट्री में, बीट म्यांमार हो या बांग्लादेश हो, और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली जो एलपीजी करेक्शंस, फेक पैन कार्ड्स, आधार कार्ड्स इन सब लोगों ने बना लिए हैं, इनको भी कैंसिल आउट किया जाएगा, ठीक है, दे मे बी सेंट बैक।
तो ये सिंपल जो है लोगों को आपको बताने की बात थी कि अब ये डेपोटेशन पॉलिसी जो है सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, ठीक है। देन डैनिश फर्म्स शिफ्टिंग आउट ऑफ चाइना प्रेफर इंडिया। तो जो डैनिश फर्म्स है वो चाइना से अब शिफ्ट कर रहे हैं। अब चाइना के अलावा इंडिया इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बॉर्डर की जब हम बात करें, बट उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स है जो एग्जिस्ट करते हैं साउथ एशियन रीजन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास वियतनाम है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, ठीक है। बट अगर आप देखो इंडिया को ही वो प्रेफर कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि टैलेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, चीप लेबर इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड यहाँ पर कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज जो है लार्ज एक्सटेंट पे ग्लोबल एक्टिविटीज को केटर भी करते हैं, क्योंकि हमारे सर्विस सेक्टर की अगर आप बात करो तो उसका तो दबदबा यहाँ पर शुरू से ही रहा है ना, तो टैलेंट का तो यहाँ पर प्रेफरेंस हमेशा से रहा है। ऊपर से अगर हम एआई के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो कंपनीज है मे बी वो यूएस कंपनीज हो सकती हैं जो एलएलएम्स को डेवलप कर रही हैं, है ना, बट अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोगों की जो उसमें काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडियंस, तो वो इंडिया में बैठकर यहाँ पर वो अपनी सर्विसेज की वहां पर सप्लाई दे रहे हैं ताकि एलएलएम्स काम कर पाए, है ना। तो अब वो इंडियंस सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइना भी। अगर आप देखो इंडियंस आर वर्किंग मोर इन एलएलएम्स जो कि यूएस कंपनीज के द्वारा डेवलप हो रहा है। तभी इंडिया वांटेड टू होस्ट द एआई समिट कि अब एलएलएम्स के साथ इंटीग्रेशन और हो सके, रीजनल एलएलएम्स को डेवलप किया जा सके। एंड सबसे बड़ी बात, अगर कोई ऐसा टैलेंट एग्जिस्ट करता है तो इंडियन कंपनीज जो है वो उनको हायर कर सके, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेशन में वो इंजीनियर्स काम कर सके, या वो जो लोग हैं जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो काम कर सके। सो टैलेंट की कमी इंडिया में नहीं है, दैट इज फॉर वेरी श्योर, है ना। तो हमारी जो पॉपुलेशन है कहीं पे हम कहीं ना कहीं उसकी वजह से मार खा जाते हैं, बट हमेशा यही बात है कि प्रेफरेंस यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो डैनिश फर्म्स की है कि इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दो लार्जेस्ट सेक्टर्स हैं डैनिश फर्म्स के, वो अब इंडियन टैलेंट के ऊपर अब डिपेंडेंट रहना चाहते हैं एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ऐड करना चाहते हैं। एंड जनरल बैक ऑफिस सपोर्ट जो है एक ऐसा एरिया जहां पे इंडियन टैलेंट की प्रेफरेंस ज्यादा है उनके लिए। एंड ये तीनों ही सेक्टर्स में इंडिया को वो प्रेफर कर रहे हैं मोर ओवर चाइना एंड अदर कंट्रीज, जो कि मैंने मेंशन भी की हैं। तो बहुत अट्रैक्टिव चीज उन्होंने यहाँ पर बोली कि कंपटीशन या अदर साउथ एशियन कंट्रीज के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, देखिए पर्टिकुलरली वियतनाम के साथ, थाईलैंड एंड फिलीपींस के साथ, बट इंडिया जो है वो उन्होंने हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड टैलेंट पूल के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव बोथ एज अ मार्केट एंड फॉर ग्लोबल सीन, बट विद ऑल्सो ग्रोइंग वेल्थ ऑफ इंडिया। एक लोकल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए डैनिश कंपनीज वुड वांट टू शिफ्ट टू इंडिया, ठीक है। एंड ट्रिनिटी ऑफ फीचर्स के अकॉर्डिंगली ये तीन फीचर्स ही मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि डैनिश फर्म इंडियन टैलेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, देन यहाँ पर बैक ऑफिस सपोर्ट की बात करें, ट्रिनिटी ऑफ टैलेंट्स की यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मूव्स पॉसिबल चेंजेस इन द साइज ऑफ स्टेट असेंबलीज। तो यहाँ पर अगर हम डीलिमिटेशन की बात करें तो डीलिमिटेशन सिर्फ पार्लियामेंट में तो नहीं होगी, डीलिमिटेशन स्टेट असेंबलीज में भी यहाँ पर होगी। तो यह क्या कहा जा रहा है, मल्टीपल ऐसे जो आप कह सकते हो कि प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर अमेंडमेंट भी होगा अकॉर्डिंग टू दिस। क्योंकि अब हम आर्टिकल 170 की क्लॉज 3 की जब बात करते हैं, उन्होंने डीलिमिटेशन को 2026 तक यहाँ पर फ्रीज किया था, अब उसको चेंज किया जाएगा, है ना, बेस्ड ऑन फ्रेश सेंसस अभी तक 2011 के हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मल्टीपल ऐसे जो चेंजेस हैं वो आपको ये न्यूज का आर्टिकल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 131st अमेंडमेंट बिल 2026 का एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आ रहा है कि साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द असेंबलीज ऑफ द स्टेट, उनके लिए भी हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ डीलिमिटेशन एंड रिमूव करना पड़ेगा लॉन्ग स्टैंडिंग जो हमारे पास अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज था डीलिमिटेशन के ऊपर, जो कि 1976 ऑनवर्ड यहाँ पर लगाया गया था रीएडजस्टमेंट करने के लिए बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। 1976 में अगर आप देखो एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई थी हमारी, है ना, तो स्टरलाइजेशन प्रोजेक्ट सरकार ने चलाने शुरू किए थे एंड मल्टीपल ऐसी जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इंसर्जेंसी का टाइम भी था एंड मल्टीपल ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, तो डीलिमिटेशन रोक दी गई थी, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे करके एक्सटेंड करके 2026 तक लेकर आया गया था, तो अब इसको यहाँ पर हटाया जाएगा। तो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्पेशल सेशन में पार्लियामेंट के, जो कि अभी कल थर्सडे को शुरू होगा। एंड अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली असेंबलीज जो है, नंबर ऑफ सीट्स जो है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन चेंजेस जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बाउंड्रीज है विद इन द स्टेट्स, उनको भी रीड्रॉ किया जाएगा लिमिटेशन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अब अमेंडमेंट किसके अंदर होगी, प्रोविजंस आर्टिकल 170 की, जो कि गवर्न करता है कि कॉम्पोजिशन है हमारी असेंबलीज की वो फ्रेश रीएडजस्टमेंट कर सकती है नंबर ऑफ असेंबली सीट्स के ऊपर एंड रीड्रॉ कर सकती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ताकि जो फ्यूचर है ऑफ द सेंसस जो स्पेसिफाई किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो अब रिमूवल होगा एग्जिस्टिंग फ्रीज के ऊपर, जो कि अब प्रिवेंट करता है रीएडजस्टमेंट सिंस 1976। तो डिलीट किया जाएगा आर्टिकल 170 का क्लॉज 3 का प्रोवाइजो, जो कि ये बोलता है कि पोस्टपोनमेंट हो चुकी है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की फर्दर टिल सेंसस, जो कि अब कंडक्ट किए जाएंगे इन 2026 फर्दर टिल द सेंसस बेस्ड ऑन द फ्रेश डेटा हमारे पास जो आता है, एंड 2026 तक इसको फ्रीज किया गया था। अमेंडमेंट जो है अर्लियर फॉर्मुलेशन जो कि अलाउ करता था पार्लियामेंट को डिटर्मिन करने के लिए अथॉरिटी फॉर डीलिमिटेशन, इसको भी असाइन किया जाएगा एक ऐसा डीलिमिटेशन कमीशन। ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट के पास ही तो ये पावर है ना कि डीलिमिटेशन कमीशन को वो कॉन्स्टिट्यूट
सब्सटीट्यूट करे तो उसको अब इन्वोक किया जाएगा। एंड फर्दर रिवाइज किया जाएगा हमारा एक्सप्लेनेशन कि आर्टिकल 170 क्लॉज 2 का ये बात बोली जाती है कि जो पॉपुलेशन है वो सीट एलोकेशन पर्पस के लिए हमारे पास जो आप कह सकते हो प्रोपोर्शन है सर्टन की गई है, उसके अकॉर्डिंगली जो सेंसस है पार्लियामेंट उसके ऊपर डिसाइड करेगा कि क्या हमें इस प्रोपोर्शन को किस एक सीट के लिए कितनी प्रोपोर्शन को बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेटा किसको कितने जो नंबर्स हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ यू कैन से वोटर्स हो सके, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड किया जाएगा। तो बिल सब्स्टिट्यूट करता है आर्टिकल 334A को, जो कि ऑपरेशनलाइज करता है कि 1/3 रिजर्वेशन वुमेन की असेंबलीज के अंदर अब कंपलसरी होगी। एंड जो प्रोविजन है स्टेट्स की वो रिजर्वेशन की ये बात बोलती है कि इट विल कम ऑन इन इफेक्ट ओनली आफ्टर कि एक फ्रेश डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैरी आउट की जाती है कि लेटेस्ट हमारे पास पब्लिश सेंसस हो एंड वो डेटा हम 2011 का यूज करेंगे। एंड ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेफगार्ड किया जाएगा इंश्योर करने के लिए डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो कि डाइल्यूट ना करे ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन को इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो गवर्न किया जाएगा बाय द प्रपोज्ड डिलिमिटेशन बिल 2026 जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को अब इन्वोक करते हुए डिलिमिटेशन कमीशन को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द पार्लियामेंट यहां पर बनाया जाएगा। एंड जो कमीशन है वो चेयर किया जाएगा बाय द फॉर्मर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज एंड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। उसके बाद ही डिलिमिटेशन जो है कमीशन वो हर एक एरिया का हर एक स्टेट का या आप कह सकते हो यूटी के लिए तो सेंटर ही है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अगर आप देखो तो वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज की टू द डेवलपमेंट, पीएम की तरफ से स्टेटमेंट आई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो अब एक तरह से डिबेट करना चाहता है, कंसिडरेशन के लिए अमेंडमेंट पास करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ताकि वुमेन की रिजर्वेशन एक्ट 2023 फाइनली हम यहाँ पर एप्लीकेबल कर सके, है ना, रिजर्व कर सके 33% सीट्स मैंडेटरीली फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर्स एज वेल एज इन द पार्लियामेंट फॉर वुमेन। तो अब यहाँ पर करंट लॉ के अकॉर्डिंगली वुमेन रिजर्वेशन जो है वो एनफोर्सेबल वुड नॉट हैव बिकम एनफोर्सेबल बिफोर 2033 एज इट डिपेंड्स अपॉन द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पोस्ट 2027 सेंसस। तो अब इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए 2029 की लोकसभा के पोल्स के अंदर जो अब विमेन है इट इज बीइंग टेकन अप एज अ स्पेशल सेशन। तो जो विमेन है दे आर एक्सेलिंग इन मेनी फील्ड्स। तो इसी वजह से हमने ये मतलब सरकार की तरफ से ये चीज पीएम मोदी के द्वारा बोली गई है कि एक्चुअली में हम यही चाहते हैं कि प्रीपोन कर दें इस पूरे के पूरे प्लान को। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो अब 3 डे स्पेशल सिटिंग जो मैंने आपको कल भी बोला था उसके अंदर पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली अब वुमेन की रिजर्वेशन यहाँ पर हो सके, प्लस उसके अलावा जो नंबर ऑफ सीट्स है डिलिमिटेशन के लिए उसको यहाँ पर पास किया जा सके। देन पीएम अनवील्स ई वे लिंकिंग दिल्ली विद देहरादून। तो एक प्रोजेक्ट है जो कि अब इतना 213 किलोमीटर का एक्सेस है। ई वे का मतलब क्या है, एक एक्सप्रेस वे यहाँ पर बनाया जा रहा है। ई वे एक्सप्रेस वे के लिए है, कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कुछ नहीं है ऐसा। तो 12,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो देहरादून से दिल्ली को कनेक्टिविटी देगा। तो जो 6 से 7 घंटे का टाइम है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब 2 से 2.5 घंटे का रह जाएगा। अब ये इंप्रूव करेगा रीजनल कनेक्टिविटी को एंड इंक्लूडिंग अब जो इंपॉर्टेंट टाउन्स है जैसे बागपत हो गया, शामली हो गया, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया, देहरादून पहुंचने से पहले पहले उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो मल्टीपल जगहों पे आप देखोगे कि जो हाईवेज है बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू दिल्ली। तो ये अब जितने भी कॉरिडोर्स हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो गया, दिल्ली कटरा कॉरिडोर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवेज के साथ इनकी कनेक्टिविटी फर्दर ऑन की जाएगी। एंड फर्दर एक रोड नहीं होगी, नए एवेन्यूज होंगे ट्रेड इंडस्ट्री एंड वेयर हाउसिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए अक्रॉस द एंटायर रीजन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है वो लेस देन 2 लाख करोड़ रुपीज थी 2014 के अंदर, जो 12 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है इन दिस प्रोजेक्ट एंड 2.2 लाख करोड़ रुपीस जो है अंडर वे फॉर उत्तराखंड स्पेशली यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये न्यूज कहती है आपकी। एंड इंडिया टू होस्ट फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग फॉर ब्रिक्स एंड क्वाड। तो हमें भी बताया कि इंडिया चेयर कर रहा है इस टाइम पे ब्रिक्स को एंड इवन क्वाड का जो सेशन है वो भी इस साल इंडिया के अंदर ही कंडक्ट होना है। तो पहले इसके ऊपर ये अभी डिसाइड नहीं हो रहा था कि इंडिया इसको करेगा कंडक्ट या नहीं करेगा एंड फाइनली अब इट हैज बीन डिसाइडेड कि इंडिया क्वाड एंड ब्रिक्स दोनों के ही यहाँ पर समिट्स जो है वो करेगा अब इस बार होस्ट। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि आप देखोगे ब्रिक्स के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, आफ्टर द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, यूएई के लीडर्स जो कि अब ब्रिक्स के मेंबर्स भी हैं एंड ईरान के जो लीडर्स अब जो अगेन ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट
प्लेटफॉर्म ब्रिक्स दे सकता है फॉर बोथ ऑफ द नेशंस कि अपने डिस्प्यूट्स को खत्म करो, ठीक है। बट अगर आप देखो अरब कंट्रीज का विद ईरान कुछ अच्छा रिलेशन यहाँ पर अभी करंटली नजर नहीं आ रहा है, ये रीजनल वॉर की तरह तब्दील होता जा रहा है चीजें, है ना। तो ये चोक पॉइंट जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको ब्लॉक किया, उस वजह से पर्शियन गल्फ के जो नेशंस हैं उन सभी को भी खामियाजा इसका भुगतना पड़ा है। इसके अलावा जो मिसाइल्स ईरान के द्वारा यहाँ पर दागे गए तो उनके लिए तो दुश्मनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इट विल बी अ डेलिकेट सिचुएशन फॉर इंडिया टू। तो इसलिए अब यहाँ पर आप देखो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है पूरी चौकन्नी होकर डिप्लोमेटिक तरीके से बात जरूर कर रही है, एंड किसी भी तरीके से जो कंट्रीज है दे कम फॉरवर्ड एट अ कॉमन प्लेटफॉर्म करंटली। क्योंकि अगर आप ब्रिक्स की बात करो तो करंटली हमारे पास जो ब्रिक्स है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगेंस्ट अमेरिका, क्योंकि अब नेटो नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन के नेशंस अगर आप देखो ऑन पेपर भी ट्रम्प बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक देते हैं बाकी कंट्रीज हमें हेल्प करेंगे एंड ऑल दैट। मेरे को लगता है यूके के अलावा कोई और कंट्री सामने आई ही नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए, नॉट इवन इजराइल ऑल्सो, है ना। तो अब एक तरह से यूएसए खुद फंस चुका है, नेटो नेशंस यहाँ पर हेल्प नहीं कर रहे, यूरोपियन यूनियन के नेशंस भी यहाँ पर हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके बाद ब्रिक्स जो है इकलौती ऐसी आप कह सकते हो रीजनल फॉर्मुलेशन रह सकती है या इंस्टीट्यूशन रह सकता है जो कि अब क्या कर सकता है, टैकल कर सकता है यूएसए को, क्योंकि रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, ब्राजील भी है, लीडिंग इकोनॉमीज इंडिया की यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। तो कुछ यहाँ पर बातचीत होकर चीजें इजीली सॉर्ट आउट हो सके, फिगर आउट हो सके, यही यहाँ पर सरकार का आइडिया रहेगा। एंड ऊपर से हमारे पास जितने भी मेंबर नेशंस हैं, साउथ पैसिफिक रीजन हो गया या इवन के हमारे पास पैसिफिक रीजन की मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्राजील भी एग्जिस्ट करता है, एंड इवन के साउथ एशियन नेशंस हो गए, किस तरीके ये अब केटर कर सकते हैं आने वाले टाइम को। क्योंकि अगर आप खुद भी देखो यहाँ पर ट्रम्प की सेकेंड टर्म है ना, एंड यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट जो है कोई भी 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते, तो इन एनी केस इट इज हिज लास्ट टर्म, है ना। तो उसके बाद क्या चीज होता है ना, आगे आने वाले साल में नवंबर के अंदर भी अगर आप देखो आपकी नेक्स्ट न्यूज भी यहाँ पे यही बोलेगी, नवंबर के अंदर आपके जो मिड ईयर इलेक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं वो भी होने हैं यूएसए के, तो वहां पर जनता उस टाइम पे क्या बोलती है उससे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है कि इज इट प्रो ट्रम्प और इज इट अगेंस्ट ट्रम्प। तो उसी तरीके से जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अब मल्टीपल तरीके से जो ब्रिक्स एंड इवन के क्वाड नेशंस जो हैं, स्पेसिफिकली अगर ब्रिक्स की बात करें, अब उनको इट इज द बेस्ट टाइम कि अगर हम देखें कि कॉमन फुटिंग पर लेकर आया जा सके सारे मेंबर नेशंस को, एंड ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च करे। बेस्ट टाइम मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ आपको करंटली, अगर ये हो जाता है तो इट विल बी द बेस्ट डिसीजन एनी रीजनल एरिया और यू कैन से रीजनल ग्रुपिंग हैज टेकन, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है, बट करंटली फिलहाल इंडिया होस्ट कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर लेवल ब्रिक्स को एंड क्वाड को भी। देन ऑटो होलसेल लॉग 2.83 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26 एज वॉर कास्ट शैडो कि डोमेस्टिक डिमांड जो है मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो रोबस्ट हैं स्टेपिंग करते हुए इनटू फाइनेंशियल ईयर 2027, बट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्लोज मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है। इन किसी भी तरह का इंपैक्ट होता है प्रोडक्शन के ऊपर तो उसको भी मैनेज किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर हम होलसेल्स की बात करें पैसेंजर व्हीकल्स में तो वो बड़े हैं, ठीक है, ग्रोथ 7.9% की उसके अंदर देखने को मिली है। कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर 12.6% से ग्रोथ देखने को मिली है। 3 व्हीलर्स के अंदर अगर आप देखो तो 12.8% ग्रोथ देखने को मिली है। होलसेल अगर आप 2 व्हीलर के केस में देखो तो 10.7% ग्रोथ देखने को मिली है। तो टोटल सेल्स जो है सेगमेंट की 2.83 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही है। नॉट 2.83 करोड़, यहाँ पे ये नंबर जो है वो मेरे को लगता है कम है, ठीक है, कि अब 2.83 करोड़ ये एज एन नॉट रेवेन्यू होगा, बट मेरे को लगता है कि 2.83 करोड़ एज अ यू कैन से कि टोटल सेगमेंट्स या जो यूनिट्स हैं वो कितने बिके हैं वो होगा, ठीक है। क्योंकि 2.83 करोड़ तो कुछ भी नहीं है सेगमेंट के अंदर, कुछ लाखों या करोड़ों में अमाउंट इसकी और होनी चाहिए, 1000 करोड़ के आसपास। तो 2.83 करोड़ ये यूनिट्स होंगे जो इन्होंने सेल किए हैं अगर आप देखो टोटल ऑटो होलसेल्स के लॉग की जो बात बताई जा रही है। तो हाईएस्ट एवर होलसेल्स फाइनेंशियल ईयर 7 ईयर आफ्टर ईयर बेसिस में अगर 7 साल में देखें वो हुआ है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, एंड हाईएस्ट एवर सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली इंडिया ने एक रोबस्ट तरीके से जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, ईवीज है या इवन 3 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स हैं उनको, या इवन की कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको बेचा है इस साल के अंदर। बट अगर आप देखो यहाँ पर पॉजिटिव ये अप्रोच किस तरीके से जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स जो हमारे पास सितंबर के अंदर लगाए गए एंड मल्टीपल रेपो रेट्स के जो कट्स यहाँ पर मिले उस वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई। एंड सेकंड आप देखोगे कि हाफ ऑफ द ईयर के अंदर जो डिमांड है ऑटोमेटिकली वो ऑटो सेक्टर के लिए बढ़ भी जाती है क्योंकि फेस्टिव सीजन भी शुरू हो जाता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सीजन शुरू हो गया था, ऊपर से जीएसटी रिफॉर्म्स आ गए एंड उसके बाद रेपो रेट्स में भी कट देखने को मिला, तो इसी वजह से जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर पैसा जो है अपने 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स एंड इवन की ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जरूर खर्चा है। तो इसी वजह से डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को अब यहाँ पर रोबस्ट रहने की अभी प्रेडिक्शन तो यही है, बट कोई भी अगर दिक्कत या अनसर्टेनिटी वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आती है उसको क्लोज मॉनिटर किया जाएगा एंड इसका इंपैक्ट प्रोडक्शन के ऊपर हो सकता है, कमोडिटी के प्राइसेस के ऊपर भी हो सकता है। जैसे कमोडिटी के प्राइसेस पे अभी भी आप देख लो कि मारुति सुजुकी ने अभी लास्ट 1-2 हफ्ते के अंदर जो प्राइसेस है वो बढ़ा दिए थे, है ना, क्योंकि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं जो छोटे छोटे आप कह सकते
सकते हो कि ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है असेंबली के लिए, है ना, वो उनके पास यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे, तो ये प्रॉब्लम थी। तो अब उसकी वजह से प्राइसेस जो है अल्टीमेटली वो भी बढ़े। तो इसी वजह से यही चीज़ भी आपको बताई जा रही है कि फ्रेट चार्जेस, फ्यूल प्राइसेस, सब कुछ अगर ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ता भी है तो हमारे पास क्या हो सकता है कि जो अब पर यूनिट प्राइस है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, तो थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ईवी सेक्टर जो है वो चाइना का इस टाइम पे रोबस्ट रहने वाला है ना, तो ईवी की तरफ भी हो सकता है झुकाव आने वाले टाइम में, इंडियन कंपनीज का भी, या इवन कि इंडियन लोगों की कंजम्पशन का भी हो जाए। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो टोटल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2026 के आसपास आप देख लीजिए यूनिट्स कितनी ज्यादा थी, एंड इस वजह से जो पीवी सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स 9.05 लाख यूनिट्स के हुए हैं, जो 17.5% का इंक्रीज दिखाता है। डिमांड स्टेडी रही है हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक रीजन के अंदर, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली। तो अब ये टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर भी आप देखो हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स देखने को मिला है, 23.4% का यहाँ पर राइज देखने को मिला है। अब थ्री व्हीलर्स की बात करें 50.1% यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है एक्सपोर्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सीवीज अगर आप देखो कमर्शियल व्हीकल्स की बात की जा रही है 17.4% से राइज वहाँ पे भी देखने को मिला है। अनसर्टेनिटीज जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ रही हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल की वजह से, कमोडिटी प्राइसेस की वजह से एक कंसर्न जरूर है, बट एक स्टेबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो इंडिया की इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए यहाँ पर केटर कर सकता है, जिसको अभी स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंडिया वुड डेफिनेटली वांट कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए जल्द से जल्द। देन इटली पॉजेस डिफेंस कोऑपरेशन डील विद इजराइल, सेज पीएम मेलोनी। ठीक है, तो इटली ने डिसाइड किया है कि सस्पेंड करेंगे वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल एक डिफेंस कोऑपरेशन की जो उन्होंने इजराइल के साथ साइन की थी। एंड वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट तो चलो जो चीज़ हो रही है, बट लेबनान के अंदर जो अटैक्स किए जा रहे हैं या इजराइल के द्वारा अटैक्स यहाँ पर ईरान के ऊपर किए गए, उसको जो आप कह सकते हो कि इटली जस्टिफाइड यहाँ पर नहीं मानता। एंड इवन कि अगर आप देखो नेटो नेशंस में सबसे क्लोजेस्ट अलाई है इटली और यू कैन से इजराइल, बट उसके बाद ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें होना, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना, कि अब इटली के साथ भी आपके रिलेशन यहाँ पर खराब हो रहे हैं, कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप देखो तो इजराइल एंड इवन यूएसए दे आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड गुड, तो उनकी गुडविल में तो यहाँ पे चीजें ऐड नहीं हो रही हैं। तो कुछ भी रैंडम डिसीजंस ले रहे हो विदाउट इवन नोटिसिंग कि उसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू कैप्चर अ पर्टिकुलर एरिया, है ना, तो वो चीज यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो यही चीज है कि राइट विंग गवर्नमेंट है यहाँ पर, अगर आप देखो इटली के अंदर, एंड वन ऑफ द इजराइल्स क्लोजेस्ट अलाइज यूरोप के अंदर रहे हैं, बट रिसेंट वीक्स में अब इटली ने क्रिटिसाइज किया है इजराइल के अटैक ऑन लेबनान। ठीक है, देन गवर्नमेंट अमेंड्स प्राइसिंग नॉर्म्स फॉर लो ग्रेड आयरन ओर, के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अमेंड किया है कि हमारे जो नॉर्म्स है लोअर ग्रेड आयरन ओर के लिए, ताकि अब एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन इंडस्ट्रीज के द्वारा, जैसे कि स्टील हो गई, वो इकोनॉमिकल हो सके। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे भी ब्लॉक्स की एलोकेशन होती है ना, जब कोई भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, जैसे हमने क्रिटिकल मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस किया था, है ना, तो कोई भी मिनरल की जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है तो ब्लॉक्स अलॉट होते हैं स्पेसिफिक कंपनीज को कि आप यहाँ से इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या इस पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जो भी एक्सट्रैक्शन होती है, सिंस वो गवर्नमेंट की जमीन है, माइंस जो है वो गवर्नमेंट की है, तो रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही रॉयल्टी के जो प्राइसेस है वो कम कर दिए गए हैं, अब बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कर दिए गए हैं, क्योंकि अब आप देखो कि इंडिया ने इस साल बहुत ज़्यादा ऐसा कोल है जो कि इंपोर्ट कर लिया है, ग्रेड कोल, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एंड 250 मिलियन टन्स की रिक्वायरमेंट इंडिया को रहती है हर साल में। ठीक है, एंड उसमें से 150 मिलियन टन जो है इंडिया अब ग्लोबली क्या कह सकते हो आप, वो अब खुद से ही प्रोड्यूस करता है। एंड उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि 100 मिलियन टन जो है वो कोल, अब इंडिया ने यही चीज़ बोली थी, अगर हम अपनी डोमेस्टिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें तो वो हम इंपोर्ट बिल के अंदर जो 100 मिलियन टन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन से भी केटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इंपोर्ट बिल के अंदर हमें 100 मिलियन टन के कोल के पैसे एक्स्ट्रा क्यों देने पड़ेंगे, है ना, हमने डिस्कस की थी ये न्यूज़, अगर आपको याद होगी तो वही चीज़ को अब केटर करते हुए सरकार ने बोला है कि खुद से जो प्रोडक्शन है कोल की या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है माइनिंग का, उसको बढ़ा देते हैं, एंड टू मेक इट इकोनॉमिकल फॉर द इंडस्ट्रीज, उस पर रॉयल्टी या तो कम कर दो या हटा दो। ठीक है, ये सिंपल सी बात आपको बताई जा रही थी। तो अब यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो अब एवरेज सेलिंग प्राइस हायर ग्रेड आयरन ओर का जो लिवाई कर रही थी रॉयल्टी इन ऑक्शन प्रीमियम, उसको कम कर रही है। तो मिनिस्ट्री ने नोट किया है कि हायर लिवाई हो रही है ग्रेड बिलो थ्रेशोल्ड के ऊपर, तो इस वजह से जो मिनरल्स है वो अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं। एक तो चलो हाई ग्रेड कोल एग्जिस्ट करता है, उस पर प्रीमियम रॉयल्टी है, उसको कम कर दिया गया है। दूसरी चीज जो अब नॉर्मल थ्रेशोल्ड यानी कि जो लो ग्रेड आयरन है, ठीक है, सॉरी आयरन ओर है, लो ग्रेड आयरन ओर है, उसके ऊपर हमारे पास इतना ज्यादा हाई
रॉयल्टी चार्ज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब कि ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए कि जिस तरह का ग्रेड का आयरन ओर है उसी के अकॉर्डिंगली रॉयल्टी लगे, देन इट इज फाइन, है ना। अदरवाइज अगर आप देखो जो थ्रेशोल्ड लेवल को यहाँ पर मीट भी नहीं करता उसके ऊपर भी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अगर लग रही है तो गलत चीज हो रही है। तो इसी वजह से कोई बेनिफिशियरी को फायदा ही नहीं हो रहा, अनइकोनॉमिकल हो रहा है। तो आयरन ओर तो ऑब्वियस सी बात है कि कोल की भी बात करते हैं, आयरन ओर की भी अगर हम बात करते हैं तो उसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस जो है हम अकॉर्डिंगली तभी वेरी कर पाएंगे ना। तो ये सेम चीज है यहाँ पर कि अनइकोनॉमिकल जो सिचुएशन थी उसको इकोनॉमिकल बनाया जा रहा है फॉर लो ग्रेड आयरन ओर, ताकि इंडिया जो है खुद की डोमेस्टिक डिमांड को यहाँ पर फुलफिल करे एंड इंपोर्ट ना करे चीजों को, ठीक है। देन शी कॉल्स फॉर क्लोजर इकोनॉमिक टाइज विद स्पेन इन फेस ऑफ ग्लोबल केओस। एक न्यूज बताऊंगी मैं आपको, दोबारा से रिवाइज कराऊंगी, बट अभी पहले ये देखो कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने वार्न किया है एक रिटर्न फॉर द लॉ ऑफ द जंगल, जहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो क्लोजर इकोनॉमिक टाइज को के लिए कॉल कर रहे हैं। एंड स्पेन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी जब उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज से मिले ऑन ट्यूसडे, एंड इसी वजह से चाइनीज स्टेट मीडिया के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट आई है। तो मीटिंग जो है बीजिंग में हुई एंड सेकेंड डे अब यहाँ पर सैंचेज का है फॉर द विजिट टू चाइना। अब आप देखो यहाँ पर ये आपने सिंपल सी न्यूज पढ़ ली। अब मेरी बात सुनो कि जो यूएसए है वो मेजरली फंड किसको कर रहा है, नेटो नेशंस को, है ना, नेटो नेशंस को कर रहा है। एंड स्पेन की जब हम बात करते हैं वो एक नेटो नेशन है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब यूएसए ने फंडिंग नेटो से हटाने के लिए कोशिश की थी, ठीक है, लास्ट ईयर आई गेस दिसंबर या जनवरी के आसपास की ये न्यूज है, इस साल जनवरी के, लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास की ये न्यूज है, तब यूएसए ने ये चीज बोली थी कि हाँ धीरे धीरे करके हम पैसा जरूर कम कर रहे हैं बट हम टोटल प्रोटेक्शन नेटो नेशंस को तो नहीं दे सकते। सो व्हाट द नेटो नेशंस नीड टू डू कि वो अपनी कंट्री की 5% ऑफ द जीडीपी जो है वो अब अपने ही डिफेंस मैकेनिज्म में अपने डिफेंसेस को बिल्ड करने के लिए लगाएं और वो कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। एंड यूएसए जो है वो टोटली नेटो नेशंस को अब डिफेंस के लिए पूरी तरीके से पैसा नहीं दे पाएगा या प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट द ऑफिशियल स्टेटमेंट केम फ्रॉम यूएसए, है ना, ये हुई थी। एंड स्पेन वाज वन ऑफ द कंट्री जिसने ये चीज बोला था कि हम ये 5% जीडीपी क्राइटेरिया को नहीं मानते हैं, हम तो नहीं दे सकते वो पैसा, ठीक है, कि करना है नेटो नेशंस में प्रोटेक्ट तो यूएसए को करना पड़ेगा। तो स्पेन ने इस चीज को ओमिट कर दिया था। अब आप देखो वही स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो अब चाइना की विजिट पे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेट कर चुका है चाइना इनटू द नेटो नेशंस। कोई भी इकोनॉमिक टाइज भी हो या कुछ भी हो, चाइना जो है डायरेक्टली कभी वॉर में यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करता है, वो एक्चुअली में कभी वॉर करता ही नहीं है। चाइना जो है वो इकोनॉमिकली या तो किसी कंट्री को यहाँ पर परेशान कर देगा, जैसे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई थी सेमीकंडक्टर्स को लेकर लास्ट ईयर, ठीक है, जब यूएसए को आंख से आंख दिखाई 100% टैरिफ यूएसए ने लगाया, चाइना ने भी वही चीज कर दी। अब वही सेम चीज है कि नेटो में तो नहीं इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर स्पेन के थ्रू की जा रही चाइना के द्वारा, है ना। तो ये चीज भी अब ध्यान में रखने की जरूरत है कि हाउ नेटो नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन विल परफॉर्म अगेंस्ट यूएसए इन द कमिंग टाइम। देख लेना ये चीज होगी, मार्क माई वर्ड्स, दिस विल हैपन कि नेटो नेशंस ऑटोमेटिकली अगेंस्ट यूएसए यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉलिसीज अभी फिलहाल यूएसए के द्वारा की जा रही हैं इंप्लीमेंट, उनका कोई भी ऐसे सर पैर नहीं है, दीज आर बेसलेस। तो इजराइल का तो अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, बट यूएसए की तरफ से तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में। देन नेक्स्ट न्यूज कहती है कि इंडिया में पॉज ट्रेड डील पुश पेंडिंग यूएस मिड टर्म इलेक्शन। यही चीज मैं आपको बोल रही थी। तो हमारे जो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट जो कि इतने टाइम से लिंगर ऑन कर रहा था, इंडिया वांटेड डेस्परेटली कि ये चीज फटाफट हो जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वेल परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं इंडियन मार्केट के अंदर, बिकॉज दे वांटेड कि जो लोग हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स है या इवन के इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, दे वर डिपेंडेंट अपॉन कि यूएसए के साथ हमारी डील हो जाए, उसके बाद हम और चीजों के ऊपर क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ी मार्केट है यूएसए की एक्सपोर्ट के लिए जब हम बात कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, समवॉट वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है, बट एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यूएसए की मार्केट जो है इंडिया के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये अब जो डील है ये होना जल्दी से जल्दी जरूरी था, इसलिए सरकार चाहती भी थी कि ऐसा कुछ हो, एंड डेलीगेशन जो है लेटर दिस मंथ इंडिया में विजिट भी करेगी, बट अब इंडिया जो है खुद से चाहेगा कि लिंगर ऑन करे ये डील टिल नवंबर, ठीक है। खुद से इंडिया जो है इसको यहाँ पर पुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस हैं यूएसए के अंदर। एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू दैट, अगर मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ट्रंप के अगेंस्ट है यहाँ पर लोग काफी ज्यादा, तो अब जो सिनेरियो है या इवन पॉलिसीज है इंडिया की वो भी चेंज होने के चांसेस हैं,
ठीक है, कि कौन सी गवर्नमेंट लेटर ऑन आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर यहाँ पर फॉर्म होने के चांसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर हाफ ईयरली आप कह सकते हो रिपोर्ट कार्ड जो सरकार का है वो सामने आ जाएगा एंड पता लग जाएगा कि यूएसए कितना डेट के अंदर है, कितना कौन सा पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा एंड कैसे अमेरिका जो है आगे केटर कर सकता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा नहीं होगा, क्या हो सकता है। ये टैरिफ्स जो इवन की 10% अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के द्वारा यहाँ पर कैंसिल आउट भी किया गया था, 10% भी क्या, जो ये एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ्स यूएसए के द्वारा लगाए गए थे, उसके बाद रिटेलिएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट यहाँ पर थ्रू प्रॉपर चैनल्स ट्रंप ने 10% एडिशनल टैरिफ्स यहाँ पर लगा दिए थे ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया ऑल्सो, है ना, जिनके अंदर यहाँ पर नाम था। तो ये सारी चीजें जो है अभी इनके ऊपर नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इंडिया वुड वांट कि जो ट्रेड डील है अब नवंबर तक यहाँ पर एटलीस्ट शिफ्ट हो जाए, ठीक है, खुद से इंटेंशनली ये चीज हो सकती है। देन आईएमएफ कट्स ग्रोथ आउटलुक, वार्न्स ऑफ रिसेशन। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ईरान वॉर ड्रिवन एनर्जी प्राइसेस के जो स्पाइक्स यहाँ पर हुए हैं, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुई है, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर आप देखोगे एक ब्रिंक ऑफ रिसेशन आ सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट वर्सन हो जाता है तो ऑयल जो है उसका प्राइस 100 रुपये पर बैरल से ऊपर रहेगा थ्रू आउट 2027 ऑल्सो। तो इसी अनसर्टेनिटी की वजह से अब फाइनेंस हो गया वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि अगर आप देखो $60-70 पर बैरल जो है इसका प्राइस नॉर्मल टाइम पे चल रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 आ जाता है, ठीक है। अब 100 रुपये से ऊपर, 100 रुपये नहीं $100 से ऊपर, सॉरी, अब ये प्राइस है इवन $123 पर बैरल भी अगर जा रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है आपको क्रूड ऑयल के लिए। अब एकदम से आप ईवी सेक्टर के ऊपर तो नहीं यहाँ पर डिपेंडेंट हो सकते। तो ये एक ऐसा हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो, सिवियर सिनेरियो ये एज्यूम करता है कि एक्सटेंडेड एंड डीपनिंग कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो मच हायर ऑयल प्राइसेस जो होंगे मेजर फाइनेंशियल मार्केट डिसलोकेशंस को लेकर आएंगे, टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी। अब ग्लोबल ग्रोथ 2% के आसपास 2% से गिर जाएगी जो ग्लोबल ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक क्लोज कॉल होगी ग्लोबल रिसेशन की, ऐड करते हुए कि ये जो ग्रोथ है बिलो दैट लेवल जो कि 4 टाइम्स थी हमारी सिंस 1980 एंड लास्ट 2 सिवियर रिसेशंस 2009 में जो हमने देखा था उससे भी लो जा सकती है, ठीक है। देन एफर्ट्स अंडरवे फॉर सेकंड सेट ऑफ यूएस ईरान टॉक्स एज फ्रेजाइल ट्रूस होल्ड्स। अभी भी 14 दिन का ये जो ट्रूस है जैसे मर्जी हो फ्रेजाइल तरीके से ही सही ये होल्ड हुआ है। फर्स्ट जो अब राउंड ऑफ टॉक से यूएस, इजराइल एंड ईरान के बीच में जो कि ब्रोकर किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, वो अभी सही तरीके से तो नहीं हुआ। अब सेकेंड राउंड जो है उसको यहाँ पर आप कह सकते हो कि शुरुआत होगी उनकी, जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है उसके अंदर में भी कुछ और बेटर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो यूएसए है उन्होंने क्या किया हुआ है, ईरान के पोर्ट्स को यहाँ पर बंद किया हुआ है ना। तो अब ईरान के पोर्ट से भी आप देखोगे कि शिपमेंट्स नहीं जा सकती हैं, तो उन्होंने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक करेंगे कि कोई भी कंट्री के यहाँ पर जो अब आप कह सकते हो वेसल्स है वो पास नहीं होने दिए जाएंगे। तो मल्टीपल ऐसे जो सिनारियो चल रहे हैं, हिजबुल्लाह का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, एंड इवन पाकिस्तान के द्वारा ब्रोकर किया जा रहा है। तो अपने आप में ही आप कह सकते हो कि एक यूनिक सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब ईरान के कांटेक्ट में भी है थ्रू चाइना, ठीक है, एंड पाकिस्तान जो इनको डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पर मिलती है यूएसए की तरफ से, सपोर्ट मिलती है। तो अब ब्रोकर जो है सब शुड बी अ समवॉट पर्टिकुलर कंट्री जो कि अब दोनों के साथ कॉर्डियल रिलेशन में हो एंड नॉट कि डिपेंडेंट हो दोनों नेशंस के ऊपर, है ना। तो इट इज चाइना वर्सेज यूएसए ओनली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं कि देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान के जो अब टाइज हैं वो बेटर हो सकते हैं, ये लड़ाई सुलझ सकती है नहीं सुलझ सकती है वो नहीं पता। मिलिट्री पर्सोनल्स की जब हम बात करें, पर्शियन गल्फ के अंदर जो यूएस नेवी है उनकी प्रेजेंस की बात करें, ठीक है, मल्टीपल ऐसी चीज़ें जो है जिसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। देन चाइना कॉल्स यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरान पोर्ट्स डेंजरस। ईरान के पोर्ट्स मैंने आपको बताया ना कि पर्शियन गल्फ के अंदर जो नेवी एग्जिस्ट कर रही है यूएसए की, उन्होंने अब ईरान के जितने भी पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ईरान की तरफ से किसी भी तरह का ना इंपोर्ट किया जा सकता है ना एक्सपोर्ट किया जा सकता है, खान पान बंद किया जा रहा है फिलहाल ईरान का। तो इसी वजह से चाइना ने इस ब्लॉकेड को यहाँ पर डेंजरस बोला है। वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि जो चाइना है इट इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ईरान क्रूड ऑयल, जो कि अब रुक जाएगा तो इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर होगा। तो मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ, इनडायरेक्टली ये लड़ाई यहाँ पर किसकी, चाइना और यूएसए की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाइना के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकता है ना। तो अब चाइना जो है एक फर्म स्टांस ले रहा है ट्यूसडे को, मतलब कल को, कि मिस्टर ट्रंप को के जो थ्रेट है यहाँ पर कि नए टैरिफ्स लगाए जाएंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एंटर करेंगे यूएस से, जो कि फॉलो कर रहे हैं बीजिंग की रिपोर्ट्स को एंड वाज सप्लाइंग या फिर इट वाज इंटेंडिंग टू सप्लाई वेपन्स टू ईरान, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर, इस एलिगेशंस के ऊपर जो कि चाइना के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वो इलीगल तरीके से वेपन्स की सप्लाई कर रहे हैं, किसको, ईरान को। इसी वजह से जो भी ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट्स यूएसए में एंटर होते हैं उनके ऊपर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। तो अभी ये मल्टीपल तरीके से आप देखो, चाइना जितना लाइमलाइट में नहीं आना चाह रहा था उस टाइम पे, चाइना को बीच में इंटेंशनली यहाँ पर डाला जा रहा है, क्योंकि अभी एक तरह से प्रॉक्सी वॉर चाइना के, मतलब चाइना के द्वारा काइंड ऑफ लगा ही सकते हो आप कि ईरान के थ्रू यहाँ पर शुरू की जा रही थी, ठीक है। बट
अब आप देखोगे कि चाइना को एक तरीके से वॉर में घसीटने की कोशिश की जा सकती है ताकि ताइवान को यहाँ पर सेव किया जा सके। तो इस तरीके से मल्टीपल तरीके से जो वेब है ना ये चलता ही जाएगा। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं। जो डिप्लॉयमेंट्स है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है, वो भी ईरान के आसपास इंक्रीज कर दी गई हैं, जिसको यहाँ पर, जिसकी कड़ी निंदा यहाँ पर चाइना ने की है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात आपको ये न्यूज़ कहती है। तो आपकी आज का न्यूज़ का सिलसिला यहाँ पर खत्म हो जाता है। इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप हमें कोई भी डाउट होता है आपको वो भी पूछ सकते हैं। इवन कि हमारी जो आप कह सकते हो कि जीमेल है दैट इज sleepy.class@gmail.com, उस पर भी आप मेल कर सकते हो। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। जल्दी से जल्दी उसको भी केटर कर लेंगे एंड अपनी पढ़ाई जो है जोरों शोरों से यहाँ पर करते रहिए। न्यूज़ तो मैं आपको बताती ही रहूँगी। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।